प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के जो 3 मेथड थे उसको डिस्कस किए थे। एक बाई वेट परसेंटेज, एक बाई वॉल्यूम परसेंटेज और तीसरा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा तरीका इसका है पीपीएम। पीपीएम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पीपीएम पार्ट पर मिलियन। आप मिलियन का मतलब जानते हैं 10 to the power 6 या इसी को कहा जाता है 10 लाख। यहाँ पे पार्ट का मतलब आप जानते हैं होता है अंश, पर मतलब होता है प्रति। अब जरा सा इसी से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। यदि हमारे पास 10 to the power 6 या 10 लाख भाग बिलियन के हैं तो उसमें जितने भाग सोल्यूट के मिले हुए होंगे वही उस विलयन का पीपीएम में सांद्रता कहलाएगी। जैसे हम कहें कि 10 अंश C2H5OH, 10 अंश C2H5OH 10 to the power 6 अंश बिलियन में घुला है। तो बिलियन की पीपीएम में सांद्रता क्या होगी? तो पीपीएम विल बी इक्वल टू 10 पीपीएम। इसको हम कहेंगे कि पीपीएम हमारा कितना होगा? 10 पीपीएम। कहीं पे अगर आपको लिखा मिल जाए 1.25 पीपीएम तो इसका मतलब है यदि पूरे बिलियन को हम 10 to the power 6 EML ले लें, हम EML में कर दे रहे हैं। पूरे बिलियन को अगर हम 10 to the power 6 EML ले लें तो उसमें 1.25 EML सोल्यूट घुला है। इसका ये मतलब, कोई जरूरी नहीं कि आप EML में लें, क्योंकि ये केवल फ्रैक्शन है। पीपीएम जो है ये फ्रैक्शन है, अनुपात है, इसलिए अनुपात कुछ भी हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकती। हम यहाँ पे 10 to the power 6 ग्राम ले सकते हैं। अगर ऐसा लेंगे तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट। तो हम कहेंगे कि यह जो सॉल्यूशन है यह कैसा सॉल्यूशन है? 1.25 पीपीएम कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। तो पीपीएम वास्तव में क्या है? यह अमाउंट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 part of solution is called the ppm of that solution। अर्थात किसी विलयन के 10 लाख भाग में जितने भाग विलय के घुले हुए होंगे वही उसका पीपीएम मान कहलाएगा। इसको अगर हम फार्मूले में कन्वर्ट करें, फार्मूले में कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो पीपीएम वैल्यू जो होती है पीपीएम, तो यहां हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या पार्ट ऑफ सोल्यूट कर दीजिए, पार्ट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय। जब हम प्रतिशतता निकालते थे तो अभी हम देखा था अपने फार्मूलों में हम क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करते थे। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं?
प्रतिशत नहीं, 100 नहीं, बल्कि प्रति 10 to the power 6। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ? 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 to the power 6। ये हमारा हो जाएगा पीपीएम के लिए फॉर्मूला। यदि हम एक न्यूमेरिकल इससे बनाएं, जैसे हमने कहा बिलियन के 1000 ml में 0.01 ml नाइट्रोजन गैस खुली है। तो विलयन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। हमने क्या लिया? एक विलयन लिया जिसमें 1000 ml, टोटल विलयन हमारा 1000 ml। यदि इसमें हमने 0.0 ml नाइट्रोजन गैस उसमें डाल दी, इतने ml नाइट्रोजन गैस उसमें हमने डाल दी, डिजॉल्व करा दी, तो विलयन की सांद्रता ppm में क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ppm विल बी इक्वल टू, इसमें चूंकि कम मात्रा में क्या है? नाइट्रोजन है, तो निश्चित तौर पे नाइट्रोजन क्या होगा? सोल्यूट हमारा हो जाएगा। और जो ज़्यादा मात्रा में है वह हमारा नीचे सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का तो वेट दिया गया है, द्रव्यमान वॉल्यूम दिया गया है 1000 ml। जो सोल्यूट है उसकी वैल्यू दी गई है 0.01, और जो फार्मूला कहता है वह कहता है कि इसको 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करिए, तभी यह प्रति 10 लाख में कन्वर्ट होगा। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व कर लें तो यह चीज जो लिखी गई है इसे हम 10 to the power 3 भी लिख सकते हैं। जब 10 to the power 3 है तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power 3 बचेगा। और अगर इससे हम इसको खत्म करना चाहें तो आप देख रहे होंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 यहाँ एक डेसिमल पॉइंट खिसक जाएगा, तो 2 यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो जो एक जीरो बढ़ा था वो भी गायब हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 10। और यह जो वैल्यू आएगी आपकी 10 ppm आ जाएगी। तो इस ढंग से इसकी जो पार्ट पर मिलियन में सांद्रता होगी वो 10 आ जाएगी, 10 ppm आ जाएगी। तो कहीं पे भी अगर 10 ppm लिखा हुआ है, 8 ppm लिखा हुआ है, तो 8 ppm का मतलब हो जाएगा कि 10 to the power 6 पार्ट अगर सॉल्यूशन के हैं तो उसमें केवल 8 पार्ट उस पदार्थ के मिले हुए। तो आप देख रहे होंगे कि यह जो सांद्रता होती है बहुत ही हल्की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जिसमें सोल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, उसी में हम इस ppm के मेथड को यूज करते हैं सांद्रता को रिप्रेजेंट करने। नेक्स्ट हमारा सांद्रता को रिप्रेजेंट करने का तरीका है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे हम करते हैं, आइए उसको देखते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। मोल फ्रैक्शन
इसी को कहा जाता है मोल प्रभाज, या इसी को कहते हैं मोल अंश। फ्रैक्शन देखिए, फिर यहाँ पे फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन का मतलब भाग, या फ्रैक्शन का मतलब अंश या पार्ट। अब जरा सा देखिए इसका संदर्भ क्या है, कैसे हम कह रहे हैं। मान लीजिए इसमें हमने ले लिया कोई एक पदार्थ ए मिलाया जो कि सोल्यूट हो, कोई दूसरा पार्ट मिलाया बी जो कि सॉल्वेंट हो। निश्चित तौर पे ये कोई पदार्थ होगा और ये भी एक दूसरा पदार्थ होगा। यदि हमें पता चल जाए कि ए के कितने मोल इसमें मिलाए गए हैं, मान लीजिए इसके Na मोल इसमें मिलाए गए हैं और यहाँ पे इसमें B के Nb मोल मिलाए गए हैं, तो पदार्थ A के Na मोल और पदार्थ B के Nb मोल जब इन दोनों को मिलाया गया तो पूरे विलयन में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये इतने मोल थे इसके और इतने मोल थे इसके। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोलों की संख्या को अगर मिला दिया जाएगा तो वही हमारा होगा विलयन। तो विलयन की मोलों की संख्या हो जाएगी Na प्लस Nb। अब यदि हमसे पूछा जाए कि विलेय का मोल प्रभाज बताइए, विलेय का मोल प्रभाज का मतलब होगा या विलेय के मोल अंश का मतलब होगा या पदार्थ A के मोल अंश का मतलब होगा या A के मोल फ्रैक्शन का मतलब होगा कि टोटल विलयन में जितने मोल हैं उनमें कितना पार्ट A विलेय का है। अर्थात अगर हमें इस ढंग से फ्रैक्शन लिखना होता है तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। कैसे? हमने विलयन के मोलों की संख्या ले ली Na प्लस Nb। अब इसमें हमें क्या मिलाना है? ये कैसे मिला है? सोल्यूट के A मोल मिले हैं और सॉल्वेंट के Nb मोल मिले। यदि हमसे पूछा जाए कि इसका मोल अंश कितना है तो इसमें जो टोटल मोल मिले हुए हैं वो Na प्लस Nb। अब इस Na प्लस Nb में कितना पार्ट सोल्यूट A का है, वही जो पार्ट होगा वह क्या कहलाएगा? A का मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और इसे जीटा रिप्रेजेंट किया जाता है। यक्स भी कह सकते हैं, यक्स ए कहा जाता है सामान्यतः, या फिर इसको जो सही वर्ड है इसका है जीटा, ऐसे लिखा जाता है। जीटा ए विल बी इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। इसी को अगर हम कहें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालिए तो निश्चित तौर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ B विल बी इक्वल टू जीटा B। टोटल सॉल्यूशन का मोलों की संख्या नीचे रहेगी और ऊपर हम किससे डिवाइड, न्यूमरेटर में किसको रख देंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, दैट विल बी N। इसका मतलब क्या निकला कि संपूर्ण विलयन में जितने अंश हैं, जितने मोल हैं, उन मोलों में B के कितने मोल हैं? तो B के मोल हैं Nb। कुल मोल कितने थे? Na प्लस Nb। तो टोटल Na प्लस Nb मोलों में B के मोलों की संख्या कितनी है? Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू जीटा B इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब मान लीजिए
इस वेसल में केवल 2 ही ना होते, 2 से ज़्यादा मटेरियल डाले गए होते। जैसे हम कहें इसमें हमने एक मटेरियल और डाल दिया, सी को भी डाल दिया, और सी के कितने मोल डाले गए हैं? सी के मोलों की संख्या है Nc मोल। तब क्या हो जाता? तब हमारा जीटा ए का मान क्या? तब बिलियन में मोलों की संख्या कुल कितनी हो जाती? Na प्लस Nb, और साथ ही साथ इस Nc के मोल भी बिलियन में पहुंच जाएंगे, तो संख्या Nc हो जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या Na प्लस Nb प्लस Nc हो गई। अब इसमें पूछा जा रहा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अर्थात बिलियन के कुल मोलों में ए के मोलों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जीटा ए विल बी इक्वल टू Na मोल थे अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसे ही बिलियन में बी के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब ऊपर Nb हो जाएगा, नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc। नेक्स्ट यहाँ पे C इज इक्वल टू Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इस ढंग से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन आपको मैं बताऊं, आप देख रहे होंगे XA का मान। यहाँ से मैंने देखा था कि XA का मान कितना आया था? XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। और जीटा बी का मान कितना आया था पहले वाले केस में? Nb अपॉन Na प्लस Nb। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अर्थात जीटा ए प्लस जीटा बी, तो कितना आएगा जरा सा देखें। नीचे डिनोमिनेटर दोनों में बराबर है, हर बराबर है, तो अंश सीधे सीधे जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात Na प्लस Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। और जब दोनों को बराबर हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन जो आप सॉल्यूशन पूरे बिलियन का अगर मोल फ्रैक्शन निकाला हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट अगर निकाला जाएगा तो वैल्यू Na अपॉन Na प्लस Nb आएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला जाए अगर तो Nb अपॉन Na प्लस Nb आएगा। किंतु यदि संपूर्ण बिलियन का मोल फ्रैक्शन हम निकालना चाहें तो संपूर्ण बिलियन का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही दो इसमें मिले हुए हैं। तो इन दोनों के मोल फ्रैक्शंस को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन अगर अलग अलग निकालेंगे तो उनकी वैल्यू इस ढंग से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यदि जीटा ए, जीटा बी, जीटा सी को जोड़ेंगे तो ऊपर Na प्लस Nb प्लस Nc आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस केस में भी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन आएगा वह 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप चाहे लिख सकते हैं जीटा ए, जीटा बी प्लस जीटा सी इज इक्वल टू 1 है। तो हमेशा किसी बिलियन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। उस बिलियन के किसी पार्ट का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकाल रहे होंगे तो हम उस पार्ट के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, तथा Na प्लस Nb अर्थात जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसमें होंगे उनके नंबर ऑफ मोल्स के सम को हम नीचे रखते हैं, तो जाकर के हमें मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। अगर पूछा जाए मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या है तो निश्चित तौर पर ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हम इसी में जरा सा देखें, सामान्यतः न्यूमेरिकल्स इस सिंपल केस में नहीं होते हैं,
तो थोड़ा सा एक कंसेप्ट है कि हम मोल कैसे निकालते हैं, ये आप इंटरमीडिएट में जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। इंटरमीडिएट स्टूडेंट से काफ़ी नीचे की चीज़ है। हाई स्कूल से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना जानते हैं। जैसे हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ये होता है वेट या मास ऑफ जो भी पार्ट से सब्सटेंस हो, जो भी पदार्थ हो उसका द्रव्यमान ले लीजिए। सामान्यतः ये ग्राम में लेंगे और इस सब्सटेंस का मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास निकाल लीजिए। मोलर मास आप जानते हैं कि ये ग्राम में होता ही है। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास जो होता है ये होता है मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। ये वास्तव में होता है मास ऑफ 1 मोल molecules of that substance। ये आप कर चुके हैं, 11th में रहा है ये। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और कैसे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं उस चीज को हम बताते हैं। जैसे हमने कहा कि 0.49 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात की। .49 ग्राम H2SO4 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने मोल हैं। इसको निकालने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? वेट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस तो दिया गया है, इतने ग्राम H2SO4 है। हमें निकालना होगा मोलर मास। मोलर मास किसका? इस H2SO4। अब मोलर मास निकलता कैसे है? सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालें? मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल का मतलब इसका अणुभार निकाल लें। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ इसका हो जाएगा H2SO4 का, आप जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का 32 होता है तो 32, ऑक्सीजन 16 होता है लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64, टोटल जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98। अब मॉलिक्यूलर मास इसका आ गया 98, लेकिन इसे हमें किस में रिप्रेजेंट करना चाहिए? ग्राम में, तब जाकर के यह क्या बन जाएगा? मोलर मास। तो ये अभी अणुभार जब इसका रखेंगे तो अणुभार यूनिट यू में लिखा जाता है, लेकिन अगर इसी को हम ग्राम में लिख दें तो यही हमारा हो जाता है मोलर मास। मोलर मास ऑफ H2SO4, इसी चीज को ग्राम। अब अगर हमें इसे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 ये बराबर हो जाएगा टोटल वेट मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर रख दीजिए 0.49 ग्राम डिवाइडेड बाई 98। अब जरा सा देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे दिख रहा है आपको 49 1s 49 2s। यहाँ पे इस दशमलव को खत्म करने के लिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, दशमलव को खत्म करने के लिए हम 0 0 कर दें, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। 49 से इसको काट दीजिए, 1/200 आ गया। तो 1/200 या इसी को हम लिख सकते हैं
5 इंटू ऐसे करें 2 10 दिस 10 टू द पावर -3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये जो मोल है इतने मोल आ रहा है। 1/200 को करेंगे तो ये 5, ये अगर यहाँ पे हमने 10 कर दिया तो 10 यहाँ पे, 0 यहाँ पे भी कर दें, 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 5, और यहाँ 3 0 है, ऊपर जा करके -3 0 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे किया गया। तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल हो जाएंगे यहाँ पे इसकी संख्या। इसे मैंने इसलिए बताया कि सामान्यतः जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे करके मोल फ्रैक्शन निकलवाया जाता है, बल्कि उस पदार्थ का नाम दिया जाता है और उसका वेट दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये पदार्थ इस पदार्थ के साथ मिले हुए हैं तो इस पदार्थ का नंबर ऑफ मोल ज्ञात कीजिए। अर्थात जब आपको पदार्थ का वेट दिया होगा, उसका नाम दिया होगा, तो नाम दिया होगा तो उसका मोलर मास आप इस ढंग से कैलकुलेट कर लेंगे, और उस पदार्थ के वेट में मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो उस पदार्थ का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे पदार्थ का निकाल लेंगे। जब दोनों पदार्थों का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएं तो फिर अभी जो हमने बताया बीटा ए इज इक्वल टू NA/NA प्लस NB वाले फार्मूले से उस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर करके आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए अब हम मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल करते हैं। If 5.85 gram of NaCl is dissolved in 180 gram of water, then find the mole fraction of NaCl and H2O in the solution। अर्थात यदि 5.85 ग्राम NaCl को हम 180 ग्राम पानी में डिजॉल्व करें तो सोडियम क्लोराइड का मोल फ्रैक्शन क्या होगा और जल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। इस न्यूमेरिकल को हमें करना है। तो यहाँ पे हम देखें है क्या वास्तव में, यहाँ पे वो क्या है। इसमें डाला गया है 180 ग्राम वाटर और 5.85 ग्राम NaCl। अब मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें जरूरत किस चीज की होगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl अगर हमें निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो हम जो इसका अमाउंट दिया गया है इससे हमारा काम नहीं चलेगा। सबसे पहले हमें NaCl की मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, और आप जानते हैं NaCl की मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें NaCl निकालने के लिए हमें वेट ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaCl करना पड़ेगा। अब NaCl का मोलर मास क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो NaCl यहाँ पे NaCl दिया है, NaCl HCl नहीं NaCl, NaCl एंड NaCl। हम NaCl लें तो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट पहले निकालें। आप जानते हैं सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5, इनको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 58.5
जब अगर हम इसी को मोलर मास में कन्वर्ट कर देंगे, मोलर मास ऑफ NaCl, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। अब हमारे पास वैल्यूज पता है, वेट ऑफ NaCl दिया हुआ है 5.85 ग्राम, मोलर मास को आ गया 58.5 ग्राम। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कितने मोल्स इसके आ रहे हैं। अगर यहाँ से हम इसको कट करें तो जो वैल्यू आएगी 1/10 या इसी को हम लिख सकते हैं 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आ गए 0.1। नेक्स्ट इसी ढंग से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O या वाटर, ये हो जाएगा वेट या मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। अब मोलर मास निकालना होगा वाटर का, तो मोलर मास ऑफ H2O will be equal to H2O 2 हाइड्रोजन यानी 2, ऑक्सीजन 16, 2 प्लस 16, क्योंकि मोलर मास हमने लिखा है इसको हम ग्राम यूनिट में लिखेंगे, दैट विल बी 18 ग्राम। यहाँ से वेट ऑफ वाटर है 180 ग्राम और मोलर मास हमारा दिया हुआ है 18 ग्राम। इसको डिवाइड करें आ जाएगा 10। The number of moles of H2O is 10. The number of moles of NaCl is equal to 0.1. इस वैल्यू को उठा के पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl is equal to 0.1 divided by 0.1 plus 10. That will be 0.1 by 10.1. इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालना चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O रखेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की बार 10 ऊपर हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका जो आंसर आना है वह आंसर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इस ढंग से अगर हमें वेट दिया गया है तो हम उन पदार्थों के मोलर मास को उनको डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और जब नंबर मोल्स आ जाए तो इस फार्मूले का यूज करके हम मोल फ्रैक्शन किसी भी पदार्थ का निकाल सकते हैं। तो बस आज इतना ही। दो और कंसेंट्रेशन टर्म्स हम बचे हुए हैं, एक मोलैरिटी और एक जो इस चैप्टर में जिसका उपयोग नहीं है किंतु हम थोड़ा सा उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसे नॉर्मलिटी से नाम रखा जाता है। तो ये अगले वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। आज बस इतना है। थैंक यू।